हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी 11th फिजिक्स की मैकेनिक्स में। 12th फिजिक्स में भी इसका काफ़ी रोल होता है। आज हम ये सीखेंगे वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है और वेक्टर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों आपको समझ में चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा उस फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा n, मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और उसका जो यूनिट होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, याद रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी कोई सी भी हो, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे मैं बात करता हूं कोई भी पार्टिकल है, उसका मास दे दिया आपको 2 kg, और मेरे से कहा जाए इस मास का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 kg। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लो मेरे से किसी भी न्यूमेरिकल में वर्क कैलकुलेट किया और वर्क आ रहा है -10 जूल। 9th क्लास में आपने पढ़ा है वर्क के बारे में। -10 जूल आ रहा है और मेरे से कहा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बच्चा बड़ा आसान सा है, ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं -10 जूल। नहीं, यहां पर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो ये होगा 10 जूल। क्लियर है। तो बच्चों ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की। अब फिजिकल क्वांटिटी बच्चों 2 टाइप की होती है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। बच्चों यहाँ पर हम टेंसर की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ 2 ही फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा। ठीक है, अब वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है उसको हम पर जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप देखो तो 3 kg और 4 kg को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 kg मास है, 4 kg भी क्या है, मास है। तो मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आने वाला है, चाहे 3 में 4 kg ऐड करो, चाहे 4 में 3 kg ऐड करो, कैसे ऐड करो, यहाँ पर आंसर हमेशा 7 kg आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पता चले स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है और वेक्टर की फीलिंग आनी जरूरी है। ठीक है, चलो मान लो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया। अगर बच्चों ध्यान से देखो, इस वायर में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां पे करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां पे करंट आ रहा है 4 एम्पियर। इस जंक्शन पे जैसे ये आएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहां पे टोटल करंट आएगी 7 एम्पियर। क्लियर है। अगर बच्चों इन दोनों वायर के बीच में जो भी एंगल है, मान लो जो भी एंगल हुआ, थीटा मान लेते हैं, इस समय मान लो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, इस एंगल को मैं कम ज्यादा करूं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर हमेशा 7 एम्पियर करंट ही आने वाला है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में शुरुआत में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, और अगर हम आगे चले थोड़ा सा और आगे चलते, देखो अब देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी है, मान लो यहां से चलता है, ये इनिशियल पॉइंट ए हो गया, ए से बी तक गया 3 मीटर और बी से सी गया 4 मीटर। अब मेरे से कहा जाता है डिस्टेंस कितना कवर किया इसने और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा है डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए से बी तक पाथ कवर किया 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 4 = आने वाला है 7 मीटर। ठीक है, अगर मेरे से कहा जाए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस होता है स्केलर। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देंगे। तो देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाते हैं, यह है इनिशियल पोजीशन और सी हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और मेरे से कहा जाए ए से सी तक जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो छोटा बच्चा भी कर सकता है कि यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर
9 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, तो यहाँ पर आएगा 5 मीटर। तो बच्चों थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, पहले एग्जाम्पल में मैंने मास लिया, दूसरे में करंट लिया, तीसरे एग्जाम्पल में मैंने डिस्टेंस बता दिया। तो मास, करंट और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉलो कर रहे हैं सिंपल अलजेब्रा को, यानी ये एडिशन जो हो रहा है वो सिंपल अलजेब्रा जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल अलजेब्रा क्या कहती है, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 मीटर आने वाला है, ठीक है। तो 3 और 4 को ऐड किया, 7 मीटर आया, किसके लिए आया, डिस्टेंस में है। 3 kg में 4 kg को ऐड किया तो कितना है, 7 kg मास में। करंट में कितना है, 7 एम्पीयर आया। इट मीन्स डिस्टेंस हुआ, मास हुआ, करंट हुआ, ये फॉलो करते हैं सिंपल अलजेब्रा को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये कुछ अलग ही टाइप की मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलग टाइप की मेथड फॉलो कर रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, मास और करंट से अलग क्वांटिटी है। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। अभी हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हल्की फुल्की कैलकुलेशन लेंगे जो बच्चों को समझ में आए, खासकर जो 10 से 11th क्लास में है उन बच्चों में वेक्टर की थोड़ी बहुत फीलिंग आए, ठीक है। डेफिनेशन भी आएगी, सब कुछ आएगा, लॉज आएंगे, सब आएंगे, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं वेक्टर की थोड़ी सी फीलिंग लाने के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से कुछ एग्जाम्पल लूंगा और थोड़े थोड़े आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखना। देखो ये क्या कह रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। पार्टिकल यहां से चला, ए से 5 मीटर चला बी तक, बी से सी 5 मीटर चला, फिर सी से ए वापस 5 मीटर आ गया। तो बच्चों अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो क्लियर है, बहुत आसान सवाल है, हर बच्चा बता सकता है, 15 मीटर आने वाला है। सिंपल अलजेब्रा को फॉलो किया, 5 + 5 + 5 15। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, यहां पर 0 आने वाला है। तो आपको समझ में आना चाहिए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और दोनों में अभी हाल फिलहाल जो डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों में जो हाल फिलहाल डिफरेंस नजर आ रहा है वो किसका आ रहा है, कैलकुलेशन का। डिस्टेंस फॉलो कर रहा है सिंपल अलजेब्रा को और डिस्प्लेसमेंट अलग ही टाइप की मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं कि वेक्टर को कैलकुलेट कैसे किया है, वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। देखो ये 3 मीटर हुआ, यहां पर एक पार्टिकल है, मान लो ए से बी तक गया राइट हैंड साइड 3 मीटर, फिर बी से सी तक गया 4 मीटर। अब मेरे से कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सिंपल सी बात है, इसमें तो आपने किया है डिस्प्लेसमेंट आएगा 7 मीटर, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल में 5 मीटर आ रहा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट आएगा उसकी लेंथ ही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो आगे बात समझ में, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए इस एग्जाम्पल से कि ये दोनों वेक्टर ए से बी तक 3 मीटर और बी से सी तक 4 मीटर एक ही डायरेक्शन में थे, इस वजह से रिजल्टेंट आ रहा था 7 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर आ रहा है, ठीक है। चलो इसी की बेसिस पे, इसी की तर्ज पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है, जैसे ऊपर एग्जांपल लिया है वैसे मैंने लिया है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो देखो इस ब्लॉक पर 3 न्यूटन राइट हैंड साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 4 न्यूटन भी राइट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या ऐसा मान सकते हैं 3 न्यूटन इधर से पुश कर रहा है और 4 न्यूटन पुल कर रहा है। अब मेरे से कहा जाए नेट फोर्स, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मैंने जो कैलकुलेट किया था उसी की तर्ज पर अगर आप देखो तो 3 न्यूटन ये वाला फोर्स वेक्टर और 4 न्यूटन ये फोर्स वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर नेट फोर्स आएगा 7 न्यूटन, ठीक है। यानी यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट मैक्सिमम आ रहा है, 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 मीटर आएगा, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर हम देखें, एक पार्टिकल है, ए से बी गया 4 मीटर राइट हैंड साइड और बी से सी लौट कर आ गया, इसी लाइन पर आ रहा है, मैंने दिखाया अलग है, यानी बी से सी रिवर्स डायरेक्शन में है 3 मीटर। अब मेरे से कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट बता दोगे कि सर ये है हमारे पास फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन, ये लेंथ 4 मीटर थी, ये चला गया 3 मीटर, तो ये बनेगा 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 1 मीटर,
बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट और बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4 - 3 आ रहा है। तो देखो आप ध्यान से देखना और थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखना। पहले शुरू से चल रहे हैं 3 मीटर 4 मीटर, आंसर आया 5 मीटर। फिर इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आया 3 मीटर 4 मीटर, आंसर आया हमारे पास 7 मीटर। अब लिया 3 मीटर 4 मीटर, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 1 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो ये एग्जाम्पल लिया, क्योंकि हमारे पास बॉक्स है। इस बॉक्स पर 4 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लगा है और 3 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में गया है। ऊपर जो एग्जाम्पल दिया उससे मिलता जुलता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 न्यूटन और 3 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर इस पर जो नेट फोर्स आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास 1 न्यूटन। ठीक है, आगे बात समझ में, 1 न्यूटन आने वाला है। तो हमारे पास कुछ केस बनते जा रहे हैं, चलो और आगे चलते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्प्लेसमेंट वाला ये एग्जांपल लिया था। ए से बी गया पार्टिकल 3 मीटर राइट हैंड साइड और बी से ए बी के 90 डिग्री एंगल पर बी से सी तक 4 मीटर मूव करता है और हमसे कहा जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने अभी निकाला था 4 मीटर। ठीक है, चलो बच्चों मान लो मैंने इसको रेक्टेंगल बना दिया, तो रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, देखो अगर ये 4 मीटर है तो कितना होगा 4 मीटर होगा। ठीक है, और अगर मैं देखो ये वेक्टर 4 मीटर है और इसका मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया है, तो ये 4 मीटर वेक्टर ऐसे होगा। तो देखो आप देखो 3 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया और ये एक रेक्टेंगल हुआ, उसका डायगोनल, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट को, पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, चलो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम दिए, एक सवाल दिया है, क्या कह रहा है, देखो ये एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल है, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में लग रहा है, 90 डिग्री पर एक और फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का फोर्स, और मेरे से कहा जा रहा है कि यहां पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाले डायग्राम में अगर आप देखो तो हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो चलो क्या करें रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल कब बनेगा, ये मेरे पास ये लेंथ, इतनी लेंथ का मैंने ऊपर 4 न्यूटन यहां से मैंने एक लेंथ ड्रॉ कर दी। ठीक है, सेम इसके पैरेलल और सेम लेंथ का, और यहां से इस तरह से ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे पास 4, तो ये भी 4 होगा, ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी। तो मैंने क्या बताया था, इस वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था डायगोनल ही रिप्रेजेंट करेगा इनके रिजल्टेंट को। तो अगर मैं रिजल्टेंट बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये आएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा 5। तो यहां पे नेट फोर्स आने वाला है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये बनेगा 5 न्यूटन। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा मैं आपको वेक्टर की कैलकुलेशन समझा रहा हूं, अभी वेक्टर की कोई डेफिनेशन ले रहे हैं, आपको इसको ध्यान से समझना है कि डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल से मैं सीधे फोर्स के एग्जाम्पल में आ गया कि किस तरह से हमें वेक्टर की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स आएगा 5 न्यूटन। ठीक है, अब मेरे से बोल ले, देखो इसका मतलब पता क्या है, इस वाले पार्टिकल पर आप 3 न्यूटन इधर लगाओ, 4 न्यूटन इधर लगाओ, ठीक है, या अकेला फोर्स लगा दो 5 न्यूटन का। इसका मतलब ये होता है 3 न्यूटन फोर्स हुआ, 4 न्यूटन फोर्स हुआ, इनको ऐड करने पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 5 न्यूटन। मींस इस पार्टिकल पर आप 3 न्यूटन इधर लगा दो, 4 न्यूटन इधर लगा दो, ठीक है, इनके कारण जो इफेक्ट आएगा वही इफेक्ट ये सिंगल फोर्स कितना 5 न्यूटन के कारण आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट। 5 न्यूटन को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चे ने पूछ लिया कि ठीक है सर 3 न्यूटन तो राइट हैंड साइड में लगाया, 4 न्यूटन ऊपर लगाया, लेकिन ये 5 न्यूटन लगाएंगे कैसे?
तो उसके लिए हमें ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3 आएगी। इसके लिए मैंने आपको एक ट्राइंगल बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद होना चाहिए बच्चों। ये 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड रेशियो हमेशा होगा 3:4:5। ठीक है, और इसके ये आपको एंगल याद होने चाहिए। 4 के सामने वाला अपोजिट टू 4 53 होगा, 3 के अपोजिट जो एंगल होगा 37 होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप देखो तो ये हुआ 3, 4, 5, तो ये ट्राइंगल में हमारे पास है 3, 4, 5। तो 4 के सामने वाला जो एंगल आएगा 53 आएगा। और बच्चों वो ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इट मींस 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की जगह अगर मैं 53 डिग्री पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं तो सेम रिजल्ट आने वाला है जो 3 और 4 को अप्लाई करने पर आएगा। तो आगे बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, किसी पॉइंट पे अगर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो आप रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वही रिप्रेजेंट करेगा नेट फोर्स को। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास एक अलग टाइप का एग्जांपल। 5 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में, 5 न्यूटन का फोर्स ये 90 डिग्री पे दे रखा है। मेरे से कहा जाता है नेट फोर्स क्या हुआ। तो क्या करेंगे, वही हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये बनेगा डायगोनल, यहां से जाने वाला, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो ये बनेगा डायगोनल और ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इनका रिजल्टेंट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री हुआ, ये हमारे पास 5 न्यूटन हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मेरे को ये नेट फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स कितना है, तो बच्चों ये नेट फोर्स आपके पास आने वाला है अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, 5² + 5² और ये बनेगा हमारे पास 5√2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको बताया कि ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में किसी भी फॉर्मूले में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो बोलेंगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा और वेक्टर एडिशन के लॉज भी बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो 10 से 11 में, स्पेशली ये लेक्चर जो जनरली 10 से 11 में मूव करके आए हैं, उनको वेक्टर बिल्कुल नया टॉपिक नजर आता है। तो उनके लिए पहले उनके अंदर फीलिंग आ जाए इस टॉपिक की, इस वजह से इसको बताया जा रहा है। ठीक है, आएगा वही जैसे, तो आप इसको कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ये बना लिया रेक्टेंगल, बन गया रेक्टेंगल, ये बनेगा नेट फोर्स। ठीक है, ये बन गया नेट फोर्स। ये कितना है 5√3। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक जैसी होंगी तो ये होगा 5। ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो बड़ा आसान सा हो गया भाई, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने भरी पढ़ा हुआ है। तो क्या आएगा आपके पास रिजल्टेंट, अगर मैं तैयार करूं तो क्या आएगा 5√3 का स्क्वायर और ये आएगा 5 का स्क्वायर। 5√3 का स्क्वायर कितना होता है, 5√3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 75, 5 का स्क्वायर 25, 100 और ये आएगा 10 न्यूटन। इट मीन्स नेट फोर्स आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल डायरेक्शन को बताएगा। कि सिंपल सी बात है, इस पार्टिकल पर 5√3 न्यूटन राइट हैंड साइड में, 5 न्यूटन ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ नेट, वो कितने एंगल पे होना चाहिए, डायरेक्शन, एंगल माने डायरेक्शन। तो मान लो थीटा है। ठीक है, चलो थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, तो अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी है तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 5/5√3। कितना आएगा 1/√3। tan थीटा 1/√3 है तो पता है थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा 30 डिग्री। आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया तो जाहिर सी बात है tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 5/5, कितना आएगा 1। तो थीटा यहाँ आने वाला है 45 डिग्री।
तो बच्चों वेक्टर कैलकुलेशन आपको सिखाई जा रही है और इसमें सिंपल ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आ गया इस तरह से, भाई एक पार्टिकल है, तो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, उस पर 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। 8 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड में, 4 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में, 5 न्यूटन ये दे रखा है और 2 न्यूटन दे रखा है, मिट सका जा रिजल्टेंट। तो देखो अगर शुरुआत से अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो देखो 8 न्यूटन और 4 न्यूटन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहां से 4 को हटाऊं तो ये बनेगा 8 - 4 न्यूटन। इट मीन्स इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा और वो आएगा 8 - 4 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास 5 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 - 2, 5 - 2 गया 3 और ये आएगा इस तरह से 3 न्यूटन। ठीक है, ये आएगा 3 न्यूटन। ठीक है, अब हो गया क्लियर, 2 फोर्स हो गए, यानी हमने पहले जो कंसेप्ट बताए थे उनकी हेल्प से इन 4 फोर्स को रिड्यूस कर दिया है 2 वेक्टर में। क्या करेंगे हम, डायगोनल ढूंढना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का, पहले रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे और ये हमारे पास आएगा नेट फोर्स। जाहिर सी बात है ये नेट फोर्स आपको पता चल गया होगा 3, 4, 5। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये बनेगा 5 न्यूटन। ठीक है, ये बनेगा 5 न्यूटन। एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो मैंने आपको सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री आपको अप्लाई करनी है। चलो देखो इधर देखो, ये वाला अभी 5 न्यूटन 5√3 न्यूटन दोनों एक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसको ध्यान समझना है, ये थोड़ी अलग चीज बता रहा हूं। और इनका नेट फोर्स आया 10 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन आई 30 डिग्री इस वाले फोर्स के साथ में, 5√3 के साथ में। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या सीखा, 2 फोर्स थे, दोनों फोर्स को ऐड करके हमने एक सिंगल फोर्स बना दिया। ठीक है, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं, देखो ऐसा, 1 मिनट, ठीक है, देखो यानी मेरे को ये दिया है कि इस पार्टिकल पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है 37 डिग्री इस लाइन के साथ में। तो मेरे से कहा जा रहा है कि देखो हमने क्या किया था, ये कि 2 फोर्स थे 5 न्यूटन और 5√3 न्यूटन, उनको ऐड करके हम 10 न्यूटन लाए। तो हम क्या रिवर्स कर सकते हैं, उल्टे का मतलब है कि क्या अगर मेरे को ये पता है तो मैं ये दोनों निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो, आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखो पहले तो आपको याद रखने वाली चीज है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हाइपोटेनस आपको पता है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये 37 इसके साथ बन रहा है तो ये बनेगा हमारे पास 10 cos 37। ये वाला जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 10 cos 37 और ये लेंथ बनेगी 10 sin 37। ये अगर 10 sin 37 है तो ये बनेगा 10 sin 37। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्राइंगल बताया था 3:4:5 का, वहां से आपको sin 37 की वैल्यू आपको याद रखनी है, cos 37 की वैल्यू भी याद रखनी है। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 यानी 0.6, तो ये बनेगा 6 न्यूटन, यानी ये फोर्स आ जाएगा 6 न्यूटन। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 यानी 0.8, तो ये बन जाएगा 8 न्यूटन। तो बच्चों हमने क्या किया, ये वाले फोर्स को हमने तोड़ दिया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पहले क्या कर रहे थे, 2 को मिला के कर रहे थे, अब हमने तोड़ दिया। ठीक है, इसको आगे जाके बोलेंगे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। बच्चों आगे भी आएगा, लेकिन अभी हल्का फुल्का आपको 9th और 10th में जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उसका इस्तेमाल करके वेक्टर की कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। पहले हमने क्या किया, 2 वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बना दिया, अब एक वेक्टर को हमने तोड़ना सीख लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें, ये एक और एग्जांपल हमने ले लिया जिसमें 20 न्यूटन 30 न्यूटन और 30√2 न्यूटन के 3 फोर्स अप्लाई किए पार्टिकल पे
और ऐसा कहा जा रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखो 20 न्यूटन और 30 न्यूटन तो पहले से एक दूसरे साथ 90 डिग्री पर है। ठीक है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऐसा आ रहा है। तो अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि इसको हम तोड़ सकते हैं दो टुकड़ों में। कैसे तोड़ेंगे, ये हमारे पास 30 न्यूटन वाली लाइन होगी, नीचे वाली लाइन होगी। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से ये रेक्टेंगल कंप्लीट करूं, रेक्टेंगल कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल 45 है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ बनेगी, यानी इस फोर्स को मैं दो फोर्स में तोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये फोर्स हमारे पास आएगा 30√2 cos 45 डिग्री, और ये फोर्स आएगा हमारे पास 30√2 sin 45 डिग्री। अच्छा, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो देखो ये 30 न्यूटन आ गया। sin 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, तो देखो ये भी कितना आ गया 30। तो देखो बन गया ना आसान। चलो डायग्राम को दोबारा बना देते, इधर बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा। इधर आ रहा है 30 न्यूटन राइट हैंड साइड में, और ये 30 न्यूटन ऊपर आ रहा है। तो देखो 30, एक मिनट दोबारा बना देते हैं। देखो ये हमारे पास 30 न्यूटन इधर है, ये हमारे पास 30 न्यूटन इधर है। थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन सीधा मान के चलेंगे। ये 20 न्यूटन इधर आ गया, और ये हमारे पास कितना है 30 न्यूटन। ठीक है, देखो अभी वो आपको बताया था। देखो ये 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन, तो दोनों क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट का मतलब 30 - 30 0, तो इधर कोई फोर्स नहीं। इधर कितना है हमारे पास 20 न्यूटन है, और इधर कितना है 30। तो 30 में से 20 गए तो कितना आएगा 10 न्यूटन, यानी इनका रिजल्टेंट आएगा 10 न्यूटन राइट हैंड साइड में। आगे बात समझ में। तो बच्चों मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया आपको, फिर उससे फोर्स कैलकुलेट करना सिखाया, नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनका एक सिस्टमेटिक लॉ होगा, उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर की कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो आपको सिखाई थी। अब हम बात करें वेक्टर को डिफाइन कैसे करें। तो बच्चों वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये दो कंडीशन तो चाहिए, साथ के साथ ये कंडीशन भी चाहिए। ठीक है, दीज क्वांटिटीज ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे मैं आपको बात करूं, करंट की बात करें, अगर आप करंट वाला एग्जांपल देखते तो करंट वाले एग्जांपल में क्या था 3 एम्पियर और 4 एम्पियर को ऐड किया तो 7 एम्पियर। इसी वजह से करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। टाइम की बात करें तो टाइम में भी डायरेक्शन होती है, टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता है, लेकिन जब भी मैं 3 सेकंड में 4 सेकंड जोड़ूंगा तो 7 सेकंड आएगा। लेकिन वेक्टर में और स्केलर में जो डिफरेंस आया था कि वेक्टर की मैं बात करूं तो दो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अभी आपने देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का 4 है। अगर ये वेक्टर है तो बच्चों जब भी आप इसको ऐड करेंगे तो 1 से लेकर 7 तक कुछ भी आ सकता है रिजल्टेंट। 1 कब आएगा मैं आपको बता चुका हूं, 7 कब आएगा मैं आपको बता चुका हूं। 1 आएगी मिनिमम वैल्यू और 7 आएगा मैक्सिमम। अब 1 से लेकर 7 तक क्या आने वाला है ये डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर के डायरेक्शन पे। इनके बीच में क्या एंगल होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो मैंने यहां पे आपको बताया, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज डायरेक्शन, यानी अगर दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, याद होना चाहिए। ठीक है, काम आता है, स्कूल लेवल के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम हमेशा सोचते हैं डायरेक्शन होगी तो वेक्टर होगा। नहीं, वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, जो हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए। चलो अगर हम बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। अब देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, मास को मास लिख रहे थे, लेंथ को लेंथ लिख रहे थे। ठीक है, ऐसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूं नोटेशन, सिंबल की बात कर रहा हूं। जैसे भैया क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है हमारे पास, ये होता है, प्लस का सिंबल ये होता है। ऐसे ही वेक्टर का सिंबल क्या होगा। तो देखो अगर मैं बोलता हूं वेक्टर ए, अगर मैंने बोला वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कैसे करते, एक अल्फाबेट होगा और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। मेरी लैंग्वेज सुन लो, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये कुछ बुक्स में ये कैपिटल लेटर होता है, बोल्ड लेटर होता है। ठीक है, डार्क लेटर होता है। ठीक है, बोल्ड लेटर का मतलब आजकल के बच्चे जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, अल्फाबेट बी आएगा और इसके ऊपर एरो का सिंबल आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी वेक्टर वी, वेलोसिटी वेक्टर वी मान लेते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पास वी और इस पर आएगा स्मॉल एरो। आगे बात समझिए। ऐसे अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए आएगा और उस पर अल्फाबेट आएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा। ये हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वेक्टर की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का जो नोटेशन आएगा वो हमारे पास ये आएगा। क्या है, आप ध्यान से देखो, ये अल्फाबेट था, वेक्टर आ गया। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंबल लेंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, या कभी कभी हम सिंपल अल्फाबेट लिख देंगे। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं लिखता हूं वी, तो ये तो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो ये जो नोटेशन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और आगे जाके आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बोलेंगे स्पीड। ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने सिर्फ सिंबल की इंफॉर्मेशन ली है, नोटेशन के बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और अभी हमने इतने सारे न्यूमेरिकल किए, हर जगह आपने देखा होगा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, 4 न्यूटन 3 न्यूटन कर रहे थे, या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। तो अगर आप देखो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने यही किया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लिया लाइन सेगमेंट विद एरो। ठीक है, इस वेक्टर के 3 पार्ट होते हैं यहां पर। ये एरो को बोला जाता है हेड। हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पार्ट को बोल देते हैं टेल, और टेल रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, कि वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए टेल बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट को। फोर्स की बात करूं तो फोर्स के लिए टेल रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है किस पॉइंट पर ये फोर्स अप्लाई किया है। आगे बात समझे। ठीक है, और इसमें थर्ड पार्ट होता है ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये वेक्टर की जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आगे बात समझ में। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने क्या किया, अगर कोई फोर्स 4 न्यूटन का, जो मैंने यहां दिखा दिया 4 न्यूटन, और अगर 3 न्यूटन का तो थोड़ा सा छोटा दिखा दिया है। यह है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आगे बात समझ में। तो मैंने आपको वेक्टर का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बता दिया, वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास काम की चीज जो आने वाली है, सबसे पहले 2 वेक्टर के बीच में करेक्ट एंगल क्या होगा। 2 वेक्टर आपके पास, उनके बीच में करेक्ट एंगल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 2 वेक्टर के बीच में करेक्ट वाला एंगल कौन सा होगा, छोटा वाला एंगल, लेकिन जब दोनों वेक्टर के एक जैसे पार्ट कोइंसाइड करें, या तो टेल से टेल कोइंसाइड हो या हेड से हेड कोइंसाइड हो, तब आपको दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा वो करेक्ट एंगल होगा। जैसे पहली फोटो हमने बनाई, अगर आप पहली फोटो को देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर मान लो इसका नाम हो गया वेक्टर ए, मान लो इसका नाम हो गया वेक्टर बी। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो
इस पॉइंट पर दोनों के कॉमन पार्ट टेल और टेल कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा छोटा वाला एंगल। मैथमेटिक्स वालों के अकॉर्डिंग दो एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है जो हमारे काम का नहीं है, बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो यही होगा करेक्ट एंगल। अगर मान लो 60 डिग्री दिया हुआ है, किसी भी न्यूमेरिकल में दिया है मान लो, तो आप क्या बोलोगे, इन दैट एग्जाम्पल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। आगे बात समझ में, तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। और मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि करेक्ट एंगल कैसे ढूंढेंगे। तो करेक्ट एंगल ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, पहले करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है दोनों वेक्टर के टेल से टेल को कोइंसाइड कराना है। अच्छा, हेड से हेड भी कोइंसाइड करा सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में, उस करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे करेक्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे देखो आप इस सेकंड एग्जांपल में देखो, चलो मान लो ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ठीक है, और मान लो ये एंगल 60 डिग्री दिया है। अब यहां पर हमसे कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर के बीच में करेक्ट एंगल क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों वेक्टर के बीच में करेक्ट एंगल कैसे निकाल, तो पहली बात है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी करेक्ट फोटो नहीं है, क्योंकि यहां पर एक का हेड आ रहा है दूसरे का टेल आ रहा है। तो बच्चों हाथों हाथ में यही बताना चाहूंगा कि वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को हम रिकॉग्नाइज किससे कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं, डायरेक्शन से कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप उसकी लेंथ के अलोंग आप या लेंथ के पैरेलल शिफ्ट कर दो तो वेक्टर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी वेक्टर को लेंथ के अलोंग शिफ्ट कर दो या लेंथ के पैरेलल शिफ्ट कर दो, दोनों ही काम करने से वेक्टर की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो याद रखने वाली बात है कि पूरी फिजिक्स के लिए जब आप वेक्टर के कैलकुलेशन करेंगे तो आप याद रखेंगे वेक्टर को उसकी लेंथ के अलोंग और लेंथ के पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हमको, तो देखो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। देखो क्या करें, Q को तो रहने दें यहां पर, अगर मैं वेक्टर P को इसकी लेंथ के पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो देखो अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो वेक्टर P को चलो शिफ्ट करते हैं, चलो शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके मैंने यहां पर रख दिया इस लाइन पर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोटो क्या बनने वाली है, यहां बना देता हूं मैं। ये बन गया आपका वेक्टर P, ये बन गया वेक्टर Q, शिफ्ट करने के बाद की बात है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो टेल से टेल कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बड़ा वाला एंगल है जो हमारे काम का नहीं है, छोटा वाला एंगल हमारे काम का है। तो बताओ ये कितना होगा, सिंपल क्लियर नजर आ रहा है, ये 60 है तो कितना होगा, ये 120 डिग्री। तो बच्चों करेक्ट एंगल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, अभी हमें ज्योमेट्रिकली करेक्ट एंगल देखना आना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर को अगर आपने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो पहली बात, किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में चेंज, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है या कांस्टेंट रह सकता है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। कैसे, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा और इसका कितना होगा, तो देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा और 2 का कितना होगा, 2। तो देखो मैग्नीट्यूड हो गया डबल, ठीक है। अगर मान लो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस वेक्टर ए को, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा, हाफ a/2 होगा। क्लियर है आगे बात समझ में। अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर ए को, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, बोले अब क्या करें, मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया। नहीं, मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो -2 का मैग्नीट्यूड होगा 2, वेक्टर ए का होगा a, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल। आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही वेक्टर रहेगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 बोलो या -1 बोलो मैग्नीट्यूड दोनों का होगा 1। अच्छा, डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो वेक्टर की डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर स्केलर नेगेटिव है तो वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी।
ठीक है, ये मैंने लिखा भी है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी रिवर्स्ड इफ स्केलर इज नेगेटिव, यानी डायरेक्शन अगर वेक्टर की चेंज होगी तो कब होगी, जब स्केलर नेगेटिव होगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आगे बात समझ में। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, उसका मास है 2 kg। सपोज इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन वेक्टर है तो डायरेक्शन के बिना स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्केलर, मास और एक्सेलरेशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी। चलो अभी मैं एक नंबर ले लेता हूं। चलो मैं इस एक्सेलरेशन को +4 से मल्टीप्लाई करता हूं। ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और 4 एक्सेलरेशन कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन आपको दिया नॉर्थ। कितना हो जाएगा, छोटा बच्चा भी कर सकता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आएगा नॉर्थ डायरेक्शन। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या किया, ये 4 + 4 है, यानी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हो गई है, पॉजिटिव है, उस वजह से डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ थी, और बाद में भी क्या रहेगी, नॉर्थ रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, इस फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है इसका नेचर चेंज नहीं हुआ। पहले भी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मैंने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 अपनी जगह, यह है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नॉर्थ डायरेक्शन। चलो यहां करते हैं, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन नॉर्थ आ रही है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्शन साउथ लिखनी चाहिए थी। नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं किया। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड -12 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझ में। ठीक है, -12 नहीं बोलेंगे। और ये माइनस सिंबल किसके साथ में आ जाएगा, नॉर्थ के साथ में। तो माइनस नॉर्थ का मतलब नॉर्थ का अपोजिट। इट मीन्स ये आने वाला हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साउथ। तो देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल को आप देखो, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन हो गई रिवर्स। आपने -4 से मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से डायरेक्शन होगी रिवर्स, लेकिन -4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 होगा, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, जो हमारे पास एग्जाम्पल था कि मास था हमारे पास 2 kg, अगर मास को मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास कितना है मेरे पास, 2 kg दे रखा है। एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन है नॉर्थ, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये बनेगा नॉर्थ। तो देखो यहां पर मैग्नीट्यूड, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी है, उस वजह से जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी नॉर्थ थी और इसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, देखने वाली बात आपके पास यहां पर यह है कि इस एक्सेलरेशन का जो यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो नई फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखने वाली बात है, अगर किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले 2 एग्जाम्पल में आप देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिल रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। इट मीन्स अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर चेंज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। देखो इसमें चेंज हो रहा है और इसको आगे जाके हम बोल देंगे न्यूटन। क्या बोल देंगे, ये न्यूटन फोर्स की यूनिट है। आगे बात समझिए, ठीक है, याद रखेंगे। चलो यहां पर मैं कुछ वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे जो कुछ काम का रिजल्ट आने वाला है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट लेते हैं। मान लो मेरे पास आ गया वेक्टर a = वेक्टर b। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो
इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, वेक्टर बी को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, भाई इसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी। एक तरह से आपको समझ में आना चाहिए, वेक्टर बी को +1 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए मिल गया, लेकिन 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट मीन्स पहली बात, इस कहानी में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी जब आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, उसका पहला मीनिंग ये होगा ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। साथ के साथ 1 है, ये +1 है, और अगर ये +1 है इसका मतलब वेक्टर और बी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इट मीन्स बोथ वेक्टर आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर ए और बी मैंने लिखा है, ए इज इक्वल टू बी, ये इस इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन आपको मिल गई, ये इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, याद रहेगा। चलो एक और ले लेते हैं, एक और है, सेकंड रिजल्ट है जो याद होना चाहिए। ऐसा हुआ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, इफ a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो देखो समझते हैं। देखो मैं इस इक्वेशन लिख सकता हूं, माइनस को मैंने यहां पे -1 कर दिया और ये वेक्टर b कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, यानी इस सेकंड लाइन में मैंने जो लिखा है क्लियर नजर आ रहा है। अगर वेक्टर b को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को वेक्टर a मिल रहा है। पहली बात ये बात समझ में आनी चाहिए, -1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, +1 होगा। इट मीन्स इस इक्वेशन का मीनिंग भी क्या है, यहां पर a और b क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है। लेकिन -1 बता रहा है, -1 से मल्टीप्लाई किया b को तो a मिला, इट मीन्स a और b क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, दोनों वेक्टर क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस तरह के जो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट है, उनको कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। इट मींस ये दोनों होंगे नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं और अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो यहां पर और लेते हैं। चलो ये इक्वेशन लिखिए, a इज इक्वल टू -b। मैंने क्या किया, इसको वेक्टर b को राइट हैंड साइड में ले गया तो मेरे को ये मिलेगा, ये 0 मिलेगा। पता है इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, इस सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड एग्जांपल में वेक्टर a और b अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है, और लास्ट वाली लाइन से आपको पता चल रहा है दोनों वेक्टर को जैसे ऐड किया तो इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स याद रखने वाली बात है, नेगेटिव वेक्टर हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, कैसे, ये डायरेक्शन अब बता भी चुका हूं। ये देखो इस पॉइंट पर मैंने एक वेक्टर ऐसे लगाया 4 न्यूटन का, बता भी चुका हूं, और यहां बता भी रहा हूं। वहां बताया था डायग्राम से, यहां पे इक्वेशन से। तो देखो दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो 4 न्यूटन कैंसिल आउट करेगा तो रिजल्टेंट आएगा 0। आगे बात समझ में। अच्छा, ये 0 जो होगा बच्चों, ये 0 स्केलर ना होके ये 0 होगा वेक्टर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं नल वेक्टर। यहां से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 0 और डायरेक्शन होगी अनडिफाइंड। भाई नल वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 बना लो, कहीं पे भी 0 बनाओगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, फाइनली मैंने जो लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया है, अब तक जो मैंने बताया लास्ट में जो टॉपिक था, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां से एक फाइनल रिजल्ट जो आपको बताया जा रहा है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, लैम्बडा ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर मान लो ऐसा है, इट मीन्स क्लियर नजर आ रहा है वेक्टर बी ए का लैम्बडा टाइम्स है। लैम्बडा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तब वेक्टर ए और बी या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर है, लेकिन अगर लैम्बडा पॉजिटिव है, लैम्बडा पॉजिटिव है तो ध्यान रखने वाली बात है वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे। सेम डायरेक्शन का मैंने सिंबल बना दिया। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर लैम्बडा नेगेटिव आ गया,
मैग्नीट्यूड का रिजल्ट तो हमने पहले बता दिया, तो वेक्टर ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो ये आपको आखिरी में जो इस लेक्चर के आखिरी में जो रिजल्ट बता रहा हूँ, जो आपको याद होना चाहिए कि अगर ए इज इक्वल टू लैम्डा बी है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट है, और अगर लैम्डा नेगेटिव है तो वेक्टर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्लियर नजर आ रहा है कि ए इज इक्वल टू होगा लैम्डा बी, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बी के लैम्डा टाइम्स के इक्वल होगा। तो बच्चों ये तो हुई आज वेक्टर के इंट्रोडक्शन की बात। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ेंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल मेथड आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपने नाम भी सुने होंगे ट्रायंगल लॉ, और अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो कहीं ना कहीं हमने ट्रायंगल लॉ को फॉलो किया है। पैरेललोग्राम भी आएगा, और इस लेक्चर में भी हमने कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ को भी फॉलो किया है, पॉलीगन्स लॉ भी आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड के बाद में हम जाएंगे एनालिटिकल मेथड में, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, चाहे वो ट्रायंगल लॉ से निकालो चाहे पैरेललोग्राम से निकालो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।